हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स वाली। इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर चेक कीजिए। और प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको मिलेगा फिजिक्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आप बाकी चैप्टर फिजिक्स के देख सकते हैं। और बहुत दिन का गैप हो गया हमारी पढ़ाई में, बहुत ही बिजी शेड्यूल था, फिर भी मैंने आपके लिए टाइम निकाले। तो आइए फटाफट से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि हमें चैप्टर के नाम से ही पता लग रहा है, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। थर्मल मतलब रिलेटेड टू टेम्परेचर, और टेम्परेचर किससे चेंज होता है? अमाउंट ऑफ हीट से। तो सबसे पहले हम हीट ही पढ़ने वाले हैं कि ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारे अंदर सेंसेशन ऑफ वार्मथ प्रोड्यूस करता है। और ये जो हीट है, इसे हम कहते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मतलब किसी भी सिस्टम के अंदर जितने भी टोटल काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की, वो होती है हीट। और इसकी ऐसा यूनिट जूल होती है, क्योंकि हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और इसके जो कॉमनली यूज यूनिट है कैलोरी है। आपने अक्सर सुना होगा, आप खाना या कुछ भी पैक्ड आइटम खाते तो उसके पीछे लिखा होता है कि कितने कैलोरीज हैं इसमें। नेक्स्ट हमारा आता है टेम्परेचर। हम सब जानते हैं टेम्परेचर क्या होता है, बस हमें यहाँ पे इसे डिफाइन करना है। और इसे हम डिफाइन करते हैं कि ये होते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। और इसे हम कहते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब जो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है उसे हम हीट कहते हैं। और जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मतलब काइनेटिक एनर्जी को हमें नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड करना है, तो हमें मिल जाता है टेम्परेचर। और टेम्परेचर के बहुत सारे यूनिट्स हैं, बट जो इसका ऐसा यूनिट है वो केल्विन होता है। कभी भूल कर भी सेल्सियस या सेंटीग्रेड मत लिख दीजिएगा। अब हम यहाँ पे डिफरेंट स्केल्स देखने जा रहे हैं टेम्परेचर के। ऑलरेडी हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि कौन कौन से स्केल्स होते हैं, और उनके बीच का इंटर कन्वर्जन का रिलेशन भी मैंने आपको केमिस्ट्री में बताया था, लेकिन हम यहाँ पे दोबारा देखेंगे क्योंकि वो इस चैप्टर में है। तो हमने यहाँ पे 4 स्केल्स बनाए हैं, और उसके बाद सबसे पहले सेल्सियस बनाया, दूसरा फ़ारेनहाइट, तीसरा र्यूमर और फोर्थ केल्विन। सॉरी फॉर मिस्टेक, यहाँ पे र्यूमर लिखा हुआ है, बट जो र्यूमर के स्पेलिंग है वो यहाँ पे गलत है। मैं अभी आपको करेक्ट दिखा देती हूँ। तो ये है र्यूमर के करेक्ट स्पेलिंग, RHEAUMOUR। तो ये होते हैं र्यूमर के करेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ पे हमने एक अपर फिक्स पॉइंट लिया, मतलब जहाँ पे हम जनरली यहाँ वाटर का केस ले रहे हैं, जहाँ पे वाटर बॉईल होता है। और जो लोअर फिक्स पॉइंट है, मतलब हमने 4 ये जो अलग अलग यूनिट्स के हमने थर्मामीटर्स लिए हैं, और उसके अंदर हमने 2 पॉइंट्स मार्क किए हैं। एक है सेल्सियस के अंदर हमने वो 100 डिग्री सेल्सियस जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, ऐसे ही बाकी स्केल्स में। और लोअर फिक्स पॉइंट वाटर का हमारा जो पॉइंट होता है वो हमने लोअर फिक्स पॉइंट माना है सब स्केल्स में जो जो आता है। और बीच में हमने सेम हाइट पे एक जनरल पॉइंट लिया है सबके लिए, और हमने जनरली उनके सिंबल से इसे रिप्रेजेंट किया। तो अब हमें यहाँ पे रिलेशन हम कैसे निकालते हैं कि हमें सबसे पहले उस जनरल पॉइंट के अंदर से लोअर फिक्स पॉइंट माइनस करना है, और उसको डिवाइड करना है अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। और इसी तरह हमें अपने चारों स्केल्स के अंदर रिक्वायर्ड रिलेशन मिल जाता है, जो आप देख सकते हैं। और उसके बाद आते हैं थर्मल एक्सपेंशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। अब हमें पता है कि जैसे आप रबर बैंड लेते हैं या आप कुछ और सामान लेते हैं, और जब उसे हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड होता है। तो अब हम यहाँ पे 3 टाइप्स के एक्सपेंशन देखने वाले हैं। थर्मल एक्सपेंशन की हीट या फिर टेम्परेचर के इंक्रीज से एक्सपेंशन कैसी होती है। यहाँ पे हम जनरली 3 डायमेंशंस में चेंज देखने वाले। एक होता है हमारा लेंथ में चेंज होता है, एक बार एरिया में चेंज आता है, और एक बार वॉल्यूम में। तो सबसे पहले हम कंसीडर करने वाले लीनियर एक्सपेंशन। नाम से पता लग रहा है कि जिसमें से 1 डायमेंशन में चेंज आए विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। और यहाँ पे हमें मेटल की रॉड लेनी है, उसी को हमने एक्सपेंड करना है। और ये जो लीनियर एक्सपेंशन है, ये डिपेंड करती है चेंज इन टेम्परेचर पे और ओरिजिनल लेंथ पे। ऐसे जो हमारी आगे एक्सपेंशन आएंगी, जो उसकी डायमेंशन होगी उस ओरिजिनल डायमेंशन पे डिपेंड करेगी, और चेंज इन टेम्परेचर पर। और ऐसे ही हमने यहाँ रिलेशन निकाला। और ये जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, इसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो यूनिट होता है वो पर केल्विन होता है एसआई में। और अगर हम जनरल की बात करें तो वो पर सेंटीग्रेड होता है। और जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है उसे हम डिफ़ाइन भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जब सारी वैल्यूज़ 1 1 हो जाएंगी तो हम इसे डिफ़ाइन करते हैं। और ये नेक्स्ट आता है हमारा एरिया एक्सपेंशन। इसे हम सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी बोलते हैं। अगर सुपरफिशियल एक्सपेंशन नाम से आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये होता है कि किसी भी बॉडी का, मतलब मेटल शीट का जो एरिया है, सरफेस एरिया, वो टेम्परेचर के इंक्रीज़ के साथ कैसे एक्सपेंड हो रहा है। तो यहाँ पे हम ओरिजिनल एरिया को ए मान लेते हैं, और वही पुरानी अपनी इंफॉर्मेशन यूज़ करके और स्टेप्स यूज़ करके हमने निकाल लिया। और ये जो कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन है, इसे हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा वॉल्यूम।
वॉल्यूम या फिर क्यूबिकल एक्सपेंशन। साफ सी बात है, यहाँ पे हमें क्यूबिकल ब्लॉक लेना है सॉलिड, जिसका इनिशियल वॉल्यूम हमने v माना और फाइनल v डैश, और वही पुराने स्टेप्स यूज़ करके हमने कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन निकाला, और कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन को हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इन तीनों के जो यूनिट्स होते हैं वो सेम होते हैं, जो कि होते हैं पर केल्विन या फिर पर सेंटीग्रेड। इसके बाद अब हम इन अल्फ़ा बीटा और गामा के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। सबसे पहले अल्फ़ा और बीटा के बीच में रिलेशन है, तो यहाँ पे बहुत सिंपली रिलेशन निकाला हुआ है कि बीटा इक्वल टू अल्फ़ा। और फिर सेकंड हमारा अल्फ़ा और गामा के बीच में, यहाँ से हमें रिलेशन मिल जाता है कि गामा इक्वल 3 अल्फ़ा, और बीटा और गामा जो हमने पहले दो स्टेटमेंट निकाली उनको यूज़ करके हम निकालेंगे 3 बीटा इक्वल टू गामा। और एंड में जो आपको दिया गया है ये है सबसे इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट जो हमने दिया है यहाँ पे, अल्फ़ा बाई 1 इक्वल बीटा बाई 2 इक्वल गामा बाई 3। आपको इन नोट्स में बहुत सारे ऐसे भी टॉपिक मिलेंगे जो आपकी बुक में नहीं दिए गए हैं टेक्स्ट बुक में, बट वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और कई बार वो इंटरनल एग्जाम्स में भी आ जाते हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है। और आइडियल गैस के लिए हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी थी PV इक्वल nRT, बट यहाँ पे हम n की जगह पे म्यू लिख रहे हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो म्यू है वो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस हमारा रिप्रेजेंट करे, और अगर हम कांस्टेंट प्रेशर ले तो ये रिलेशन चेंज हो जाता है, P डेल्टा V इक्वल म्यू R डेल्टा T, क्योंकि जो म्यू है हमारा वो भी कांस्टेंट है और जो R है वो भी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट प्रेशर पे तो हमारा वॉल्यूम और टेम्परेचर ही चेंज होगा। और फिर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाता है गामा इक्वल 1/T, मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर की। और यहाँ पे जो हम आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस दिखाते हैं वो आपकी बुक में बहुत कम दी गई हैं। तो अब थर्मल एक्सपेंशन की कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं कि जैसे हमारे जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनके जो आयरन रेल्स होती हैं उनके बीच में कुछ गैप छोड़ दिया जाता है, क्योंकि जो गर्मियाँ होती है जब टेम्परेचर बढ़ता है या फ्रिक्शन से टेम्परेचर बढ़ता है तो वो एक्सपैंड होती है, और अगर हम उन्हें बिल्कुल जॉइंट करके बनाएंगे तो फिर वहाँ पे हीट बढ़ेगी, तो फिर वो एक्सपैंड होगी, जो हमारी रेल ट्रैक्स है वो लूज़ हो जाती है, जिसके कारण जो ट्रेन है वो इम्बैलेंस हो सकती है और एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। इसलिए उनके बीच में छोड़ दिया जाता है कुछ स्मॉल गैप। और ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल्स दिए, आप खुद पढ़िए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मतलब डेली लाइफ के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर मिलेगा। अब हम देखने जा रहे हैं वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर। इतना पता है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करता है, और वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है तो मतलब डेंसिटी डिक्रीज़ होती है। तो इसी तरह हमने अपना रिलेशन निकाल लिया है कि इनिशियल और फाइनल डेंसिटी के बीच में रिलेशन क्या होता है, और जो फाइनल डेंसिटी है इन केस ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर वो हमेशा लेस आएगी देन द प्रीवियस वंस। अब यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। जैसे बाकी चीज़ें हैं, बाकी हमारे मटेरियल्स होते हैं वो टेम्परेचर इंक्रीज़ के साथ अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करते जाते, बट जो वाटर है उसकी जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, और उसके बाद वो डिक्रीज़ करती जाती है, 4 डिग्री सेल्सियस से पहले भी वो डिक्रीज़ होती है। तो और इसी फिनोमिना की एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर की प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस आती है कि जो हमारे जो पोलर रीजन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे जो हमारी एक्वेटिक लाइफ वो कैसे एग्जिस्ट करती है, क्योंकि पानी जो होता है वो ऊपर से तो जम जाता है बट अंदर जो है उसके एक्वेटिक लाइफ स्टिल देयर एग्जिस्ट। और यही रीज़न है कि वहाँ पे जैसे हमारा ऊपर का वाटर होता है, सो हम इसे डायग्राम से बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे ये हमारा वाटर पॉन्ड है ऐसे, और यहाँ पे जब जो अंदर का वाटर है उसका तो साफ सी बात है टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा ही होने वाला है। तो इसका जब हमें पता है कि हॉट वाटर राइजेस, अब तो ये वाटर राइज़ करेगा और यहाँ का ठंडा पानी नीचे आ जाएगा। फिर एक लेयर मान लीजिए यहाँ पे थोड़ी सी ठंडी हो गई है, फिर ये यहाँ की हॉट एयर राइज़ करेगी और अगली यहाँ पे नीचे ऊपर से ठंडा पानी आ जाएगा, और वो मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है, तो वो 4 डिग्री सेल्सियस तक हीट अप होता जाएगा। और इस फिनोमिना को होने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए जो हमारी एक्वेटिक लाइफ है वो वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। आप इसे खुद पढ़ेंगे तो आपको और इजीली से समझ आएगा, आप पढ़ के ट्राई कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन रह जाते, कोई क्वेरी, आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए, आपको इंस्टेंट आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हम केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं।
स्पेसिफिक हीट होती है कि हमें यूनिट मास जो है वो चाहे आप 1 kg ले लीजिए, 1 ग्राम ले लीजिए, उसका टेम्परेचर हमें 1 केल्विन या फिर 1 डिग्री सेल्सियस से राइज़ करना है, इतनी हीट हमें उसे देनी है। तो वो होती है हमारी स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमने क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी है, तो उसके हिसाब से जो हमारे डेल्टा क्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, क्योंकि जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा हीट हमें देनी पड़ेगी, और टेम्परेचर की जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा उतनी ज़्यादा हीट उसमें जाएगी। और यहाँ पे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करें, केमिस्ट्री में हमने स्मॉल सी से किया था, तो कोई इसमें ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट इज़ मोलर स्पेसिफिक हीट, ये किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल सैंपल को हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी अगर उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से राइज़ करना है। तो यहाँ पे भी सिमिलर हमारा प्रोसेस चलेगा। और नेक्स्ट इज़ हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी मतलब हमारे पास जितना भी मास है उसका टेम्परेचर हमें 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से राइज़ करना है, तो कितनी हीट हमें देनी पड़ेगी। और नेक्स्ट इज़ लेटेंट हीट। जो लेटेंट हीट होती है वो होती है हमारी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। वाटर चाहे वो हमारा स्टीम में चेंज हो जाए या आइस जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाए, ये बहुत कॉमन एग्जांपल है। और अगर हमारा कोई m मास है और वो अंडरगो होता है, मतलब वो चेंज होता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, तो जितनी रिक्वायर्ड हीट होती है उस प्रोसेस के लिए उसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, जो इक्वल होती है m इंटू एल के। और जो वैल्यू ऑफ L है मतलब लेटेंट हीट है, वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ सब्सटेंस और प्रेशर के ऊपर। और इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है जूल पर kg लेटेंट हीट की। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न मतलब कितनी हीट हम दें कि जो आइस है या फिर जो हमारा सॉलिड सब्सटेंस है वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाए, और इसे हम लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मतलब लिक्विड स्टेट से हमें उसे वेपर स्टेट में चेंज करने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी, इसे हम लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग भी बोलते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ वाटर इक्वलेंट। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा बट ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाटर इक्वलेंट होता है कि वाटर का जो मास होता है इनटू स्पेसिफिक हीट, उसकी स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई कर दे तो वो किसी वाटर के किसी मास के लिए जो है वाटर इक्वलेंट कहलाता है। और नेक्स्ट इज़ हमारा कैलोरीमेट्री। हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है बट यहाँ पे इसके टॉपिक में थोड़ा सा चेंज आ गया, क्योंकि कैलोरीमेट्री जो है वो यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में है। कैलोरीमेट्री फिजिक्स की वो ब्रांच है जो मेजरमेंट ऑफ हीट के साथ डील करती है, और कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल होता है जिसे हम लॉ ऑफ मिक्सचर्स भी बोलते हैं। और ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, या उसका कह सकते हैं रामबाण है। और इसका फॉर्मूला आपको लिखा गया है, बॉक्स के अंदर एनक्लोज किया है, हीट गेन्ड इक्वल हीट लॉस्ट। यहाँ पे हम आइडियल कंडीशन मानते हैं कि सराउंडिंग्स को कोई भी हीट नहीं लूज़ हो रही है। और कैलोरीमीटर जो होता है ये हमारा एक डिवाइस होता है जो क्वांटिटीज़ ऑफ हीट को मेज़र करता है। कैलोरीमीटर का आपको यहाँ स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं हम। इसके अंदर हमने एक वुडन जैकेट ली है, वुड जो हमारा पुअर कंडक्टिंग मटेरियल होता है, उसके अंदर हमने ग्लास वूल लगा दी है, वो भी पुअर कंडक्टर होता है, इसलिए लगाया ताकि कोई भी हीट सराउंडिंग को ना जा पाए, वो अंदर ही रहे। और उसके अंदर हमने कॉपर वैसे लगाया, ये इसे हम कॉपर कैलोरीमीटर भी बेटरली बोल देते हैं। इसके अंदर एक थर्मोमीटर हम डालते हैं ताकि हम टेम्परेचर अपने रिएक्शन मिक्सचर का देख सकें। और स्टरर मतलब मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करने के लिए, ताकि जो रिएक्शन है वो बहुत अच्छे से हो। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं चेंज ऑफ स्टेट। अगर कोई भी एक फिजिकल स्टेट दूसरे में चेंज हो जाती है, दूसरी फिजिकल स्टेट में, उसे हम कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट। और सॉलिड से लिक्विड अगर चेंज ऑफ स्टेट हो तो उसे मेल्टिंग कहते हैं, और अगर लिक्विड से सॉलिड हो तो उसे फ्यूज़न कहते हैं। और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है मतलब ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे सॉलिड और लिक्विड स्टेट जो है वो को एग्जिस्ट करती है इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तो हम उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हर सब्सटेंस का अलग अलग होता है, तो इसलिए ये किसी भी सब्सटेंस का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड करता है, और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे हम कहते हैं नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। मैंने MP लिखा है, मेल्टिंग पॉइंट के लिए एब्रीवेशन यूज़ किया, और बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम BP यूज़ करते हैं। और अगर हमारे जो फिजिकल स्टेट में चेंज है वो लिक्विड टू वेपर हो तो उसे वेपोराइजेशन बोलते हैं। और उसके बाद टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड और वेपर स्टेट्स जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में को एग्जिस्ट करते हैं, उसे हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और जो बॉइलिंग पॉइंट है सब्सटेंस का वो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर पे, उसे हम नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज़ कर जाता है विद डिक्रीज इन प्रेशर, और इसीलिए जो हम प्रेशर कुकर से वो यूज़ करते हैं ताकि हमारा खाना जल्दी बने, क्योंकि जो हाई लैटिट्यूड्स हैं वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है ड्यू टू डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एयर। तो फिर वहाँ पे एटमॉस्फेरिक
प्रेशर कम होता है तो हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी वाटर का कम हो जाता है बाकी सब्सटेंसेस का, तो इसीलिए वहाँ पे जो वाटर है वो जल्दी बॉईल हो जाता है, फूड जो है वो मोस्टली जो है अनकुक्ड रह जाते हैं। तो इसलिए हम प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं ताकि उसके अंदर उसके ऊपर प्रेशर लगे और कुकिंग फास्टर हो और एफिशिएंट हो। एंड नेक्स्ट इज़ आर सब्लिमेशन। वी ऑल ऑफ अस नो व्हाट इज सब्लिमेशन, बिकॉज सब्लिमेशन इज द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू वेपर स्टेट विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट एंड वाइस वर्सा। और जो सब्सटेंस सब्लिमेशन अंडरगो करता है उसे हम सब्लाइम भी कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे हमने पढ़े आयोडीन होता है हमारा, ड्राई आइस जिसे हम सॉलिड CO2 को बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेगुलेशन, बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके लिए हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक आइस क्यूब है। आइस क्यूब मैं यहाँ बहुत बड़ा बना रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे मैंने एक आइस क्यूब ले लिया है और इसे दो मैंने वुडन ब्लॉक्स पे ऐसे खड़ा किया है और इसके ऊपर मैंने एक ऐसे वायर डाल दी है ऐसे, और इसके ऊपर दो वेट्स लगा दिए, दोनों साइड सेम वेट लगाएं। तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जो आइस है उसका जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कोई डिफॉर्मेशन नहीं हुई है, वो आइस ही है, मतलब आइस के दो टुकड़े नहीं हुए हैं, वो टूटी नहीं है। लेकिन जो हमारी ये जो वायर है ये टूट के मतलब उसके बीच से पास होके वो नीचे गिर गई है। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ रेगुलेशन। अब हम उसे एक्सप्लेन करेंगे ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पे हम देखते हैं कि जहाँ पे हमारी जो वायर हमने रखी ऊपर तो वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ हुआ, तो मतलब आइस मेल्ट होगी। जब वो थोड़ा नीचे गया तो वहाँ से प्रेशर डिक्रीज़ हो गया और वो वापस वहाँ पे जो आइस है वो रीफ्रीज़ हो गई। और इसी तरह नीचे आते आते वो वायर जो है उसे पास हो गई, बट जो हमारी आइस है वो पहले मेल्ट हुई फिर रीफ्रीज़ हो गई। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं, इस फिनोमिना को हम कहते हैं रेगुलेशन। अब हम बात करने जा रहे हैं रेगुलेशन के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में। बाकी आप पढ़ सकते हैं खुद, लेकिन यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज स्केटिंग इज़ पॉसिबल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वाटर लेयर। क्योंकि जब हम स्केट से चलते हैं तो स्केट्स जो है वो आइस स्केटिंग जब होती है तो जो स्केट्स हैं वो आइस के ऊपर प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं और वहाँ से वो मेल्ट हो जाते हैं और वहाँ पे वाटर होता है। वाटर जो होता है वो एज अ लुब्रिकेंट एक्ट करता है बिटवीन स्केट्स एंड द आइस फ्लोर। तो इससे जो स्केटर होता है दैट मूव्स वेरी स्मूथली और वहाँ पे आइस जो है वो रिफ्रीज हो जाती है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज आर हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र मतलब किसी भी वन सिस्टम से अनदर सिस्टम या किसी भी सिस्टम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक हीट एनर्जी जो ट्रांसफ़र हो रही है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, उसे हम कहते हैं हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र के मेनली हम यहाँ पे 3 मेथड डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। और ये तीनों बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ईजी होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कंडक्शन देख रहे हैं। जो कंडक्शन है इसके अंदर हमारी किसी भी सॉलिड बॉडी के वन पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो है हीट फ्लो होती है। अब जैसे आपने कभी एक सॉलिड रॉड देखी होगी, आप एक साइड से उसे जलती हुई आग में डालें, थोड़ी देर बाद आप महसूस करेंगे कि उसका दूसरा एंड जो आपने पकड़ा है वो भी गर्म हो जाता है। या इसका और कॉमन एग्जांपल ले तो हम देख सकते हैं, जब हम खाना बनाते हैं तो कुछ देर के लिए हम अपनी करछी को कढ़ाई के अंदर डाल के छोड़ देते हैं, तो उसके बाद उसका दूसरा एंड भी जो है गर्म हो जाता है, जबकि वो एंड हमारी सब्जी के अंदर नहीं होता है, मतलब उसके ऊपर हीट का फ्लो नहीं है। तो ये हमारे कंडक्शन के एग्जांपल्स है। और ये जो कंडक्शन है मेनली सॉलिड्स के अंदर यूज़ होता है, क्योंकि जो गैसेस है वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट के। और यहाँ पे मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ थर्मल कंडक्शन है जो आपको खुद पढ़ना है, बहुत ही ईजी है। कि जब हमारी हीट एनर्जी पड़ती है हमारे मॉलिक्यूल्स के ऊपर तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर जाती है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर जाने के कारण जो है जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर जाता है। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि टेम्परेचर जो होता है वो हमारा होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हम बात करने जा रहे हैं, कुछ चीज़ें हमें डिफ़ाइन करनी है ताकि हम अपनी अगली डेरिवेशन कर सकें, दैट इज़ वेरिएबल स्टेट और स्टेडी स्टेट। अब वेरिएबल स्टेट हमारी ऐसी कंडीशन होती है जब हमारे पास कोई रॉड है, सॉलिड रॉड है, और उसकी हर क्रॉस सेक्शन का जो टेम्परेचर है वो टाइम के साथ इंक्रीज़ करता जाए, उसे हम कहते हैं वेरिएबल स्टेट ऑफ हीट कंडक्शन। और नेक्स्ट है हमारी स्टेडी स्टेट। और ये जो स्टेडी स्टेट है इसके अंदर हर क्रॉस सेक्शन का अगर हमारा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो जाए और नो फर्दर एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट हो किसी भी पार्ट में, तो उसे हम स्टेडी स्टेट बोलते हैं। और इस स्टेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है कि जो टेम्परेचर ऑफ 2 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रॉड है वो डिफरेंट हो सकता है, बट जो टेम्परेचर है हर पार्ट का वो कांस्टेंट रहता है। मतलब जैसे हमारे पास एक रॉड है, उसके एक एंड का टेम्परेचर 5 डिग्री और दूसरे एंड का टेम्परेचर 10 डिग्री है, तो वो उतना ही रहेगा।
टेम्परेचर दोनों एंड्स के डिफरेंट है बट दोनों कांस्टेंट ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। और जैसे जैसे हम हॉट एंड से दूर जाएंगे जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होता जाएगा और जितनी हीट पर सेकंड फ्लो हो रही है वो भी कांस्टेंट होगी। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। मैंने आपको विस्कोसिटी डिफाइन करते हुए बताया था कि हम ग्रेडियंट किसी भी मटेरियल का कैसे निकालते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी का। जो प्रॉपर्टी हमें दी गई है ग्रेडियंट के साथ वो डिवाइडेड बाय उसका चेंज इन डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट है मतलब dt/dx। अब हम पढ़ने जा रहे हैं थर्मल कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी के लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला निकालते हैं जो आपको याद रखना है। ये जो H है यहाँ पे हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, और बाद में हम पढ़ेंगे कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को हम हीट करंट भी कहते हैं, और ये डायरेक्टली डिपेंड करता है हमारे एरिया के ऊपर और टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ रॉड, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ रॉड के हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। और ये जो K है ये हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और उसे हम थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल कहते हैं। ये किसी भी मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है, और जितनी ज़्यादा इस K की वैल्यू होगी, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी किसी भी सब्सटेंस की जितनी ज़्यादा होगी उतनी बेटर उसकी कंडक्टिविटी होगी, थर्मल कंडक्टिविटी। इसके बाद हम K मतलब हमारे थर्मल कंडक्टिविटी की SI यूनिट, CGS यूनिट और डायमेंशंस देखते हैं। और अगर हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ना लेकर हम सिर्फ अमाउंट ऑफ हीट लें तो फिर वहाँ पे हम उस अपनी जो पुरानी इक्वेशन थी उसे T से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब टाइम से, और जो हमारा H है उसको हम Q सिंबल से रिप्लेस कर देते हैं। और इसके बाद अगर हम देखते हैं कि जो हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है अगर वो यूनिफॉर्म ना हो रॉड का, तो यहाँ पे हमें अपना डिफ्रेंशिएशन का प्रोसेस यूज़ करना पड़ता है, और अपनी पुरानी इक्वेशंस को यूज़ करके हम अपना रिलेशन निकाल लेते हैं जो हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट H से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ इक्वल टू dQ/dt विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ K इंटू A इंटू dt/dx। हमने माइनस इसलिए लगाया है यहाँ पे, ये नहीं कि जो हमारी K की वैल्यू है वो माइनस है, हमने माइनस इसलिए लगाया है ये डिनोट करने के लिए कि पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारी जो हीट है वो डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि हमारा जो हॉटर एंड है वो डिक्रीज़ कर रहा है अपनी हीट को। और उसके बाद हम हीट करंट देखते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले ही डिफ़ाइन कर दिया था कि हीट करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट टाइम, और इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है वाट, मतलब पावर के इक्वल। और उसके बाद थर्मल रेजिस्टेंस, अब जैसे हमने थर्मल कंडक्टिविटी पढ़ी तो थर्मल रेजिस्टेंस भी होगी, और इट इज़ रिवर्स ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी। एंड नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्टिविटी। इसकी भी आपकी बुक में बहुत लिमिटेड एप्लीकेशंस है बट आपको सारी पढ़नी है। जैसे आपके जो कुकिंग पॉट्स होते हैं, मतलब जो आपके कुकिंग वेसल्स होते हैं, उनके नीचे जो लेयर होती है वो जनरली कॉपर की होती है, क्योंकि जो कॉपर होते हैं वो बहुत अच्छे गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के हमारे, ताकि जो फूड है वो इजीली कुक हो विदाउट मच वेस्टेज ऑफ फ्यूल। और जैसे हमारे कुछ हाउसेस होते हैं वो कंक्रीट की उनकी रूफ्स बनी होती है, जिससे वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे हम मड की या फिर क्ले की या फिर और किसी फोम की लेयर हम बना देते हैं, ताकि क्योंकि जो फोम हमारी मड क्ले होती है ये सब हमारे पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, और इसकी वजह से हमारे जो हाउसेस हैं वो समर्स में ज़्यादा हीटअप नहीं होते हैं। ऐसे ही आपको एग्जांपल्स और देखने हैं, आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। और जहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ अबाउट इग्लूज। डू यू नो व्हाट इग्लूज आर? यस, इग्लूज आर द हाउसेज मेड बाय एस्किमोज यूजिंग द आइस ब्रिक्स। अब हम बचपन में ये सोचा करते थे कि वो घर तो बर्फ़ से बना होता है फिर भी गर्म होते हैं, क्यों? क्योंकि जो एस्किमोज होते हैं वो डबल लेयर्ड हाउसेज बनाते हैं, और जो आइस के जो ब्लॉक्स होते हैं उनके बीच में वो कुछ स्पेस छोड़ देते हैं, वहाँ पे जो है एयर ट्रैप हो जाती है, और जो एयर होती है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, और इसी कारण जो है हमारी जो इग्लूज होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं अंदर से। देखने जा रहे हैं ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल पॉइंट है, क्योंकि हमें पता है दो स्टेट्स तो एक टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर सकती है बट तीनों स्टेट्स नहीं कर सकती हैं। तो ट्रिपल पॉइंट जो होता है वो ऐसा टेम्परेचर और प्रेशर होता है जिसके ऊपर हमारी जो तीनों स्टेट्स होती हैं किसी भी सब्सटेंस की, दैट को एग्जिस्ट। और मतलब जैसे हम ग्राफ बनाते हैं उसके अंदर फ्यूज़न कर्व, वेपोराइजेशन कर्व और सब्लिमेशन कर्व जहाँ पे मीट करते हैं बाय एक्सट्रापोलेशन, वो पॉइंट हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। और ऐसे ही आपको यहाँ एग्जांपल में वाटर का ट्रिपल पॉइंट दिया गया, और नीचे जो डायग्राम बनाया गया है ये प्रेशर टेम्परेचर फेज डायग्राम फॉर CO2 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से। इसको कोई लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये याद रखें ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। बाकी ये डाटाबेस क्वेश्चंस आते हैं इसके। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा सेकंड मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, दैट इज़ कन्वेक्शन। और ये जो कन्वेक्शन होता है ये जनरली हमारे
लिक्विड मटेरियल्स के अंदर यूज़ होता है। जैसे आपने कभी वाटर को बॉईल होते देखा होगा, आप नीचे हीट आ रही तो नीचे वाला वाटर जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है, फिर वो जो हॉट वाटर है वो राइज होके टॉप पे आ जाता है और फिर ऊपर का जो कोल्ड है वो नीचे जाता है। ऐसे ही जो कन्वेक्शन प्रोसेस है वो हमारा फॉलो होता है और इसके अंदर जो हमारा बल्क ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लूइड। अब यहाँ पे बल्क ट्रांसपोर्टेशन हुई तो वो होती है कन्वेक्शन जो होती है वो दो टाइप्स की होती है, नेचुरल कन्वेक्शन और फोर्स्ड कन्वेक्शन, और ये आपको पढ़नी है, बहुत ही ईजी। और इसके बाद हम कुछ फेनोमेनाज देखेंगे जो कन्वेक्शन के ऊपर बेस्ड है। जैसे हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर जो हमारा हार्ट है वो एक पंप की तरह एक्ट करता है, मतलब वो फोर्स करता है, फोर्स कन्वेक्शन होती है। हमारे जो ब्लड और मिनरल्स हैं जो हमारे आर्टरीज और वेन्स में फ्लो करते हैं बाय द फोर्स पंपिंग ऑफ हार्ट। बहुत ही इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल आ गया है, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स हमने ज्योग्राफी में पढ़ी है क्या होती है। यहाँ पे जो है हमारे जो ओशियंस होते हैं, सी होती है, उसके ऊपर जो हवाएं बहती है ये सब इसी की वजह से आती हैं। जो हमारे पास मानसून आता है जनरली वो भी हमारे कन्वेक्शन प्रोसेस से ही आता है। आप पढ़ेंगे तो आपको बेटर समझ आएगा क्योंकि ये सेल्फ रीडिंग है और एप्लीकेशंस है, तो आपको इससे अपने क्वेश्चंस के भी आंसर मिलेंगे, तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग। और हमारा जो थर्ड मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है दैट इज़ रेडिएशन। और रेडिएशन के लिए हमें कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो बाकी हमारे कंडक्शन और कन्वेक्शन है उसके लिए हमें मीडियम की ज़रूरत होती है। अब जैसे हमें पता है कि जो हमारा यूनिवर्स है वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, मतलब वहाँ पर वैक्यूम है, और सन से हमारे पास जो लाइट है वो पहुँच जाती है। वो कैसे पहुँचती है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ रेडिएशन, बिकॉज रेडिएशन नीड्स नो मीडियम टू ट्रांसफ़र हीट। और ये जो एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, मैंने यहाँ पे EM से लिखा है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसे हम रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हमने केमिस्ट्री में बहुत डिटेल के साथ पढ़ी हुई हैं कि मतलब कोई भी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से जो वेव्स बनती हैं उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नेक्स्ट इज़ आर थर्मल रेडिएशन, और इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, रेडिएशंस है, वो जब एमिट होते हैं किसी भी बॉडी से बाय वर्च्यू ऑफ इट्स टेम्परेचर तो उसे हम कहते हैं थर्मल रेडिएशन। और हमने ये पढ़ा है कि कोई भी बॉडी हर टेम्परेचर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो एमिट करती हैं, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो बहुत सारी होती है, बट यहाँ पे हम थर्मल रेडिएशन की बात करें। थर्मल रेडिएशन जिसे हम इंफ्रारेड रेडिएशन या IR वेव्स भी बोलते हैं, और इनकी जो वेवलेंथ होती है वो हमारी 1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होती है, स्ट्रेट लाइन्स में ट्रेवल करती हैं, और बाकी आप इनके प्रॉपर्टीज़ पढ़िए। और नेक्स्ट हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब कोई भी दो बॉडीज़ जिनके बीच में एक्सचेंज हो रहा था बट जब उनका टेम्परेचर जो है उनके सराउंडिंग्स के इक्वल हो गया तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो रेट ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल हो जाता है, तो हम उसे कहते हैं कि ये जो स्टेट है वो थर्मल इक्विलिब्रियम की स्टेट है। नेक्स्ट है हमारी ब्लैक बॉडीज़। ब्लैक बॉडीज़ हमने पढ़ा है कि ब्लैक बॉडी जो होती है वो एब्जॉर्ब और एमिट करती है रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ्स मतलब कलर्स भी बोल सकते हैं। और जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती है वो सारी टाइप्स के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी करती है और एमिट भी करती है, बट रियलिटी में कोई भी ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है। और जो अमाउंट ऑफ हीट कोई भी ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब करती है वो डिपेंड करती है ब्लैक बॉडी के कलर के ऊपर। और इसके कुछ ब्लैक बॉडीज़ के फिनोमिना से, जैसे हम गर्मियों में अक्सर लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं क्योंकि वो जो है वो ज़्यादातर हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और हमें कंफर्ट देते हैं, और विंटर के टाइम्स पे डार्क कलर्ड क्लोथ्स इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं। और ऐसे ही हमारे यूटेंसिल जो हैं उसके जो बॉटम्स होते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स वो ज़्यादातर ब्लैक या फिर डार्क कलर्स के होते हैं ताकि वो मैक्सिमम हीट हमारे फ्यूल से ले पाएँ और जो हमारी वेजिटेबल्स है वो ईजिली कुक हो जाएँ। और ऐसे ही हमारी जो थर्मोस बॉटल होती है उसका भी मैकेनिज़्म होता है। एंड नेक्स्ट इज़ आर ग्रीन हाउस इफेक्ट। सन की रेडिएशन से वो जब हमारी अर्थ के ऊपर पहुंचती हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं वो उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है और उन्हें IR वेव्स की फॉर्म में रिफ्लेक्ट करती है। और IR वेव्स आर नथिंग बट थर्मल रेडिएशंस एज वी हैव स्टडीड अबाउट इट जस्ट बिफोर इट। तो फिर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के यहाँ पे कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स बताए गए हैं और उसके बाद हम नेगेटिव इफ़ेक्ट्स देख रहे हैं, और नेगेटिव जो इसके इम्पैक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एक्सेस हो जाने के कारण ही आजकल ग्लोबल वार्मिंग नाम का फिनोमिना जो है वो हमारे साथ अकर कर रहा है। अब कुछ हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं, ये आपकी बुक में नहीं है बट आप इन्हें पढ़ सकते हैं। जैसा कि रिफ्लेक्टेंसी रेशियो होते हैं कि जितनी थर्मल एनर्जी कोई बॉडी सर्टेन टाइम मतलब किसी भी गिवन टाइम में रिफ्लेक्ट करती है और डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी दैट इज़ फॉलिंग अपॉन इट, इसे हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं।
उसके बाद आती है एब्जॉर्प्टेंस, मतलब जितनी एनर्जी, थर्मल एनर्जी कोई भी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है इन सर्टेन टाइम डिवाइडेड बाय द टोटल थर्मल एनर्जी दैट इज़ इंसिडेंट ऑन इट। और ट्रांसमिटेंस ये होती है कि कितनी एनर्जी वो ट्रांसमिट कर रही है इन टाइम टी, तो इसे हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो ट्रांसमिटेंस, एब्जॉर्प्टेंस और रिफ्लेक्टेंस तीनों का सम जो होता है दैट इज़ इक्वल टू 1। नेक्स्ट इज़ एमिसिविटी। एमिसिविटी का कुछ ज़्यादा रोल नहीं है हमारी बुक में, अगर आप गाइड्स वगैरह में देखेंगे वहाँ पे से एप्सिलॉन सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जैसे मैंने यहाँ किया है। ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है और इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है, बट फॉर अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी दैट इज़ इक्वल टू 1। और ये जो यहाँ पे हमने एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किया, बट टेक्स्ट बुक जो हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसके अंदर इसे स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया है, और इसकी कोई आपको अलग से डेफिनेशन नहीं मिलती है, बस आपको बताया कि ये एक टाइप का कांस्टेंट होता है। और इसके बाद हम यहाँ पे कुछ लॉज पढ़ने जा रहे हैं रिगार्डिंग आवर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सबसे पहले आता है कर्चॉफ्स लॉ, आपकी बुक में नहीं है बट आपको पढ़ना है। कर्चॉफ लॉ जो है उसके अंदर हमें कांस्टेंट टेम्परेचर लेना पड़ता है, मतलब एक गिवन टेम्परेचर, और उसके अंदर हमें उसकी एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर की रेशो लेनी होती है, या इसे हम एक और तरीके से स्टेट कर सकते हैं जैसे हमने नीचे लिखा है, द एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू इट्स एमिसिविटी। ये जो ई है, ई और उसके सबस्क्रिप्ट में हमने लैम्डा लिखा है, लैम्डा वेवलेंथ को कॉरिस्पॉन्ड करता है। तो कर्चॉफ लॉ कहता है कि जो हमारी एमिसिव पावर किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी बॉडी या किसी मटेरियल की जो एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर की रेशो होती है वो कांस्टेंट होती है, और वो कांस्टेंट क्या होता है, उसी टेम्परेचर पे उसी बॉडी की एमिसिव पावर। नेक्स्ट हमारा है फ्रॉनहोफर लाइंस। जब हम, जैसे हमने पढ़ा है कि स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है या स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है केमिस्ट्री में, तो जब हम सनलाइट को स्पेक्ट्रोस्कोप के थ्रू हम उसे ऑब्जर्व करते तो उसके अंदर देखा गया कि बहुत सारी डार्क लाइंस आती हैं, और उन डार्क लाइंस को हम फ्रॉनहोफर लाइंस बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट लॉ आ रहा है रिगार्डिंग द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दैट इज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया, और यहाँ पे हम कहते हैं कि जितनी हीट एनर्जी किसी भी परफेक्ट ब्लैक बॉडी ने पर सेकंड पर यूनिट एरिया एमिट की है वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ इट्स सरफेस। एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ इट्स सरफेस मतलब हमें टेम्परेचर केल्विन में लेना, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर यहाँ पे हम कांस्टेंट सिग्मा लगा रहे हैं, और उसे ही हम कहते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और उस कांस्टेंट की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, जैसे कि उस की वैल्यू SI में होती है 5.67 × 10⁻⁻8 जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन (⁻⁻4। तो ये आपको याद रखनी है वैल्यू, या आपको क्वेश्चंस में दी भी होगी। अगर यहाँ पे हमारी सराउंडिंग और बॉडी के टेम्परेचर में डिफरेंस आ रहा है तो हमें टेम्परेचर की 4th पावर को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना है, और अगर कोई बॉडी परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है तो उसकी एमिसिविटी जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, और हमें तब इस इक्वेशन को उसकी एमिसिविटी ई से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एमिसिविटी को टेक्स्ट बुक्स के अंदर स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया गया है। एंड आवर लास्ट एंड थर्ड लॉ रिगार्डिंग द ब्लैक बॉडीज है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता है कि किसी भी बॉडी की वेवलेंथ, मतलब ब्लैक बॉडी ने जो वेवलेंथ एमिट की है वो जब वो मैक्सिमम होगी तो फिर जो उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे कांस्टेंट आता है बी, जिसे हम विंस कांस्टेंट कहते हैं, और इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, दैट इज़ 2.9 × 10⁻³ मीटर केल्विन। और जो कोई भी जो ब्लैक बॉडी होती है उसकी जो टोटल एनर्जी जितनी वो रेडिएट करता है वो हर वेवलेंथ के ऊपर इक्वल नहीं होती है, और इसी फिनोमिना से हमारे बहुत सारी एप्लीकेशंस आ जाती हैं। इस लॉ को यूज़ करके हम मून और सन का जो सरफेस टेम्परेचर है, या और भी कई स्टार्स हैं हमारे, उनका सरफेस टेम्परेचर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आ गए अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, दैट इज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। और ये लॉ कहता है कि जितना हमारी बॉडी अपना लूज़ कर रही है हीट, उसका रेट, मतलब रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, मतलब वो बॉडी कूल हो रही है, वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडीज़, या फिर सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में डिफरेंस हो सकता है टेम्परेचर का। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट भी ज़्यादा होगा, अगर टेम्परेचर
डिफरेंस कम होगा तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट भी कम होगा। तो यहाँ पे हम ऐसे ही अज्यूम करते हैं कि दो टेम्परेचर ले लिए हमने, एक सराउंडिंग का एक सिस्टम का, और जो टेम्परेचर है वो स्मॉल अमाउंट से, मतलब स्मॉल अमाउंट का रिप्रेजेंट करने के लिए हम डी यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ डेल्टा, और हमने यहाँ टाइम भी बहुत स्मॉल लिया, दैट इज़ डी टी। तो हमने यहाँ पे लिख लिया पहले कि डी टी डी क्यू बाई डी टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2 माइनस T1। T2 जो है वो हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर, T1 जो है वो हमारा सिस्टम का टेम्परेचर है। हमने यहाँ पे माइनस साइन इसलिए लगाया है क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि हमारे हॉट से कूलर एंड में टेम्परेचर जा रहा है और वो उस साइड में डिक्रीज़ हो रही है, हीट हमारी डिक्रीज़ हो रही है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे अपना नेगेटिव साइन लगाया है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट के लगा देंगे। अब आप ये मत सोचिएगा हर जगह हम के यूज़ करें तो सबकी वैल्यू सेम होगी, नहीं, हर जगह के की वैल्यू डिफरेंट होती है। और अब हम ये भी जानते हैं कि हीट को हम कैसे लिख सकते हैं। हम स्पेसिफिक हीट का अपना फार्मूला यूज़ करके यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर इसी तरह हमारा रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट का फार्मूला आ जाएगा डी क्यू बाई डी टी इक्वल एम एस इंटू डी टी टू बाई डी टी। और अब हमें पता है कि जो हमारी जो डी क्यू है वो हमारा नेगेटिव है। हमने थोड़ी देर पहले बताया कि हमने नेगेटिव साइन क्यू यूज़ किया, तो हम यहाँ पे भी नेगेटिव साइन अप्लाई कर देंगे, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर अपने नेगेटिव साइन के साथ उसे सॉल्व करेंगे, और अंत में हमें मिल जाएगा डी टी टू डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 दैट इज़ इक्वल टू माइनस के डी टी। और उसके बाद यहाँ पे जो, क्योंकि हमने पहले के लिया था कांस्टेंट, उसको एम एस से डिवाइड किया। जो एम है वो बॉडी का मास है जिसे हम कूल कर रहे हैं, और जो एस है वो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और जो मास और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो भी कांस्टेंट है। तो हमने इसे के अपॉन एम एस को कैपिटल के से रिप्रेजेंट कर दिया बिकॉज इट इज़ अगेन अ कांस्टेंट। और इसके बाद हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, बाद हमारे पास नेचुरल लॉग में आंसर आ जाएगा। फिर हम दोनों साइड्स का एंटी लॉग लेंगे, और ई रेज टू पावर सी जो है ये भी अगेन एक टाइप का कांस्टेंट होता है, तो हम वो कांस्टेंट अप्लाई करेंगे, और हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन आ गया, दैट इज़ T2 माइनस T1 इक्वल सी डैश इंटू ई रेज टू पावर माइनस के टी। अब आपको ये यूज़ करके अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने, और लॉग टेबल आपको एग्जाम्स में जनरली मिल जाता है। और इसके बाद हमें दो ग्राफ्स देखने हैं, एंड दैट इज़ आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो हम यहाँ पे दो ग्राफ्स देख रहे हैं। पहला ग्राफ जो है वो हमें दिखा रहा है कि जो हमारा डेल्टा टी है, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस है, वो टाइम के साथ कैसे चेंज होता है। अब मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो हमारी जो बॉडी है वो जल्दी जल्दी कूल होगी। तो देखिए बहुत स्टार्टिंग में जो हमने बनाया यहाँ पे उसके अंदर बहुत स्मॉल डिफरेंस, ये देखिए ये हमारा जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बहुत हाई है, और बहुत स्मॉल टाइम में वो इतना फॉल हो गया, इतना। लेकिन बाद में लार्ज इंटरवल्स टाइम में भी बहुत स्मॉल हमारा जो टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है। और नेक्स्ट हमने ग्राफ बनाया कि हमारे पास लॉग ई, मतलब हमारे टेम्परेचर डिफरेंस का हम नेचुरल लॉग लें विद वर्सेस टाइम ग्राफ, मतलब टाइम के साथ हम लें तो फिर वो उसके नेगेटिव स्लोप आती है, मतलब वो भी टाइम के साथ कम होता रहता है। तो गाइज़ यहीं ख़त्म होता है हमारा चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज़ का एक्सप्लेनेशन और नोट्स का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जल्द ही हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपकी पढ़ाई पीछे ना रह जाए। थैंक यू, बाय बाय।